नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष के कई सांसदों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग मामले में कई सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी और डेरेक ओब्रायन के मामलों को प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया गया है। अब प्रिविलेज कमेटी में मामला जाने का मतलब क्या है? क्या निलंबित सांसदों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? क्यों लगातार संसद में सांसदों का आचरण ऐसा होता जा रहा है जिससे उन्हें सस्पेंड करना पड़ता है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए, तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? चिट्ठी है, कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं ये देखिए आप। इसलिए मैं चिट्ठी लेके आया। खुद चिट्ठी जारी करके कहते हैं, पूरे हाउस के सहमति से निर्णय लेते हैं, और अचानक जब पूरा विपक्ष का वॉकआउट था, अचानक कहते हैं संजय सिंह का अरे इतना डरते हो, इतना खौफ खा रहे हो एक आदमी से, तो तुमको इतना भय सता रहा कि बस संजय सिंह हाउस में ना आ जाए। विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए, और यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की बात सुननी भी चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, विपक्ष सदन को रोकेंगे, मेजें थपथपाएंगे, स्पीकर के पास आकर हल्ला करेंगे, प्ले कार्ड्स लगाएंगे, बोलने नहीं देंगे, और फिर कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया था। There can be no hypocrisy and double standard in parliamentary conduct. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब विपक्ष डर गए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेज कमेटी है क्या, किस तरह से इसका गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं? चलिए आपको प्रिविलेज कमेटी से जुड़े एक एक बात समझाते हैं और अपने ग्राफिक्स स्टूडियो में चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रिविलेज कमेटी है क्या, जहां सांसदों का सारा मसला पहुंच गया। सामने वॉल पर प्रिविलेज कमेटी को समझिए। नियम 313 के तहत गठन होता है, यानी जो संसद की नियमावली है 313 के तहत इसका गठन होता है। पहला, संसद के दोनों सदनों में प्रिविलेज कमेटी होती है, यानी लोकसभा की अलग और राज्यसभा की अलग प्रिविलेज कमेटी होती है। लोकसभा में अध्यक्ष कमेटी का गठन करते हैं, यानी स्पीकर जो होते हैं वो प्रिविलेज कमेटी को बनाते हैं। राज्यसभा में सभापति कमेटी का गठन करते हैं, यानी दोनों तरफ जो चेयर है वो प्रिविलेज कमेटी बनाती है। इसमें दूसरी पार्टी के और बीजेपी के सबके सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। 15 सदस्यों की प्रिविलेज कमेटी होती है। पार्टी के प्रतिनिधियों की संख्या पर प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी संख्या बल। अगर बीजेपी की संख्या ज्यादा है तो उस प्रिविलेज कमेटी में उसके मेंबर्स ज्यादा होंगे।
विशेषाधिकार हनन पर कमेटी मामले की जांच करती है। यानी जब विशेषाधिकार हनन होता है, आप वो काम करते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और संसद के खिलाफ होता है, उसी को प्रिविलेज कहा जाता है। और ये जो मामला आया है पूरा संसद में, क्योंकि मोशन मूव था, आप वेल में नहीं जा सकते थे और उसके बाद भी आप वेल में आए, ये पहला मामला है। दूसरा जो अधीर रंजन चौधरी जी वाला मामला है, वो एक मामला है। इन सब चीजों को समझेंगे कि क्या है प्रिविलेज का मामला, कहां तक बनता है, आगे इन सांसदों का क्या होगा, कितने दिनों तक ये सांसद सस्पेंड रह सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले देश का सवाल क्या है? क्या प्रिविलेज कमेटी में मामला जाने से विपक्ष परेशान है? क्या सांसदों पर की गई कार्रवाई ज्यादा हो गई है? विरोध के नाम पर हद पार क्यों कर जाते हैं सांसद? जब हंगामा होगा तो एक्शन क्यों नहीं होगा? ये 3-4 चीजें। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। हमारे साथ रुचिका अग्रवाल बीजेपी से, मनीष हिंदवी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी से और कृति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगी। लेकिन उससे पहले पीडीटी आचार्य फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लोकसभा हमारे साथ होंगे। पीसीआर अगर वो कनेक्टेड हो तो हम पहले चल सकते हैं उनके पास। क्या आपको आवाज मिल रही पीसीआर मेरी? अगर पीडीटी आचार्य साहब हो तो पहले उनके पास जाना चाहेंगे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी, मिल रहा है। ठीक है। कुछ समझाने की कोशिश करी हमने कि प्रिविलेज कमेटी क्या होती है। अमूमन अब तक जो हमने देखा, तो जो एमपीज होते थे लोकसभा और राज्यसभा के, उनको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता था, पूरे सेशन के लिए किया जाता था। लेकिन अब यह मामला सीधे सीधे उठाकर प्रिविलेज को भेजा जाता है। आखिर प्रिविलेज कमेटी क्या करती है? कितने दिनों तक यह मामला चल सकता है? कितनी सिटिंग्स जरूरी होती है? और आगे क्या सदस्यता जाने का भी डर होता है? देखिए, सस्पेंशन और प्रिविलेज ये दो चीजें अलग है। जो हाउस में हंगामा होता है, चेयर की बात नहीं मानते हैं और हंगामा करते हैं और सदन के प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं लगातार, विलफुली, डिलिबरेटली, जानबूझ करके, ऐसे अवसर पर चेयरमैन उस मेंबर को नेम करते हैं और मोशन आता है, उनका सस्पेंड किया जाता है। ठीक है। सस्पेंड जो जब करते हैं, वो उसकी जो मैक्सिमम पीरियड है वो है सदन के सत्र के एंड तक, वही है। अदरवाइज नॉर्मली 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होता है। और फिर ये भी कि रूल में ये भी प्रावधान है कि बीच में एक दूसरा मोशन लाके पास करके इनको वापस बुलाया जाता है, ये भी है। वो है सस्पेंशन। तो हाउस के अंदर जो चीजें होती है उसके लिए मेंबर को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है। और कभी भी वो मामला प्रिविलेज को नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रिविलेज का मामला बनता ही नहीं है। हाउस में जो हल्ला होता है, हंगामा होता है, वो प्रिविलेज का मामला थोड़ी बनता है। प्रिविलेज कुछ अलग चीज है, वो है विशेष अधिकार सदन के हैं और मेंबर्स के हैं। और अब कोई सदन का अपमान करता है, कोई लिखता है, कोई लेख लिखता है और किसी मेंबर के खिलाफ जिन्होंने जो भाषण दिया हाउस में उसको क्रिटिकल करके उनको गाली देता है, ये सब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। मतलब प्रिविलेज का मामला इसमें उठता है। और हाउस में जो सस्पेंशन है वो अलग मामला है। मैं पहली बार सुन रहा हूं, मैं 40 साल रहा हूं पार्लियामेंट में, और ये जो सस्पेंशन का जो मामला है वो प्रिविलेज के साथ लिंक किया जाता है। ये तो एक अभी अभी देखने को मिला है। ये सर, पहले तो ये कभी विपक्ष भी ये कह रहा है और मैं आपसे समझना चाहता हूं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आइए, विपक्ष के पर्टिकुलर एग्जाम्पल की आपसे समझना चाहता हूं सर। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष का दर्जा नहीं है क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं है उनके पास, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने 2-3 टिप्पणियां करी थी अपने भाषण में जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोल रहे थे, और टिप्पणियां प्रधानमंत्री पर थी। उसको एक्सपंज भी किया गया और उसी को आधार बनाया गया उनका सस्पेंशन और उसके बाद प्रिविलेज में डालने का। देखिए,
हाउस में जो मेंबर बोलते हैं, जब बोलते हैं तो उनको संयम रखना पड़ता है, और जो अशोभनीय बातें मतलब नहीं करनी चाहिए, और किसी के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई एलिगेशंस लगाना हो, उसके लिए अलग रूल है। तो उसके मुताबिक स्पीकर को पहले इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक मेंबर अपने भाषण में कोई किसी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो स्पीकर सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री है, तो उसको निकाला जाता है, हाउस के रिकॉर्ड में नहीं जाने देते। हाँ, ठीक है, एक्सपंज कर दिया जाता है, रिकॉर्ड में जाता है उसको एक्सपंज किया जाता है, लेकिन मामला वहीं खत्म हो जाता है। ये है वो, जहां तक एक्सपेंशन का मामला है वो तो खत्म हो जाता है वहां पर, तो उसके बाद रिकॉर्ड में कुछ नहीं रहता, तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेना ये मेरे ख्याल से कभी हुआ नहीं। ठीक है, पहली बार है, हमने भी सुना। सर एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्या प्रिविलेज कमेटी अगर बैठती है और जो बहुमत उसमें होता है वो कहता है नहीं साहब ये माना जाएगा केस, तो क्या सदस्यता भी जा सकती है सांसदों की? देखिए, प्रिविलेजेस कमेटी जो रिपोर्ट देती है उसके ऊपर हाउस को डिसीजन लेना होता है। हाँ। प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, हाँ। जो भी उसकी सारी मामले की जांच करते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट वो प्रस्तुत करते हैं हाउस में, और उसमें अपनी रिकमेंडेशंस होता है। उन रिकमेंडेशंस की चर्चा होती है हाउस में, और हाउस एक डिसीजन लेते हैं। तो यही उसकी प्रक्रिया है, और हाउस जो भी डिसीजन लेते हैं वो तो उसका तो पालन तो करना ही पड़ता है। तो प्रिविलेजेस कमेटी का तो यही है, प्रिविलेजेस कमेटी रिकमेंडेटरी बॉडी है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है सर, एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री सवाल और है मेरा, क्या टाइम बाउंड होता है सर कि हाँ भाई इतने दिन में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, या वो लिंगर ऑन कर सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए एक इनिशियली एक पीरियड फिक्स करते हैं कि इतने दिन के अंदर, एक महीने के अंदर रिपोर्ट दीजिए, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करती है कमेटी, तो उसमें बीच में उसको लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वो ले लेते हैं, स्पीकर से लेते हैं, वो तो होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर सांसदों का भविष्य कहां पर है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। रुचिका अग्रवाल, मनीष हिंदवी, वंदना सिन्हा और कृति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुचिका जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना पीडीटी आचार्य साहब, 40 साल इन्होंने काम किया है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। सर कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। कहा साहब अगर कोई भाषण था, लहजा गलत था, अनपार्लियामेंट्री था, आपने एक्सपंज कर दिया, माना जाएगा। उसको प्रिविलेज में डालना और फिर सस्पेंशन, वो भी विपक्ष के नेता का, कहां तक जायज? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीडीटी आचार्य साहब कह रहे हैं। रुचिका अग्रवाल, हेलो, आवाज मिली आपको मैडम? देख जी, नमस्कार जी, मिल रही है। नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए, जितना भी जो हुआ है पिछले इस मानसून सत्र में, जिस तरीके के हम लोगों ने व्यवहार देखा है विपक्ष का, बार बार सांसदों ने जिस तरह से अभद्र व्यवहार भी किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया है, यहाँ तक कि अभद्र कहीं हमने तो फ्लाइंग किस तक देखी है। क्या वो शोभनीय था एक संसद के लिए, एक लोकतंत्र की मंदिर के लिए, जहाँ सांसद बैठे होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं? जिस तरीके की भाषा आप लोग उपयोग करते हैं, यहाँ पर विपक्ष लोग उपयोग करता है, सिर्फ किसी एक अपने कोलीग सांसद के लिए नहीं, नेता सदन तक के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरीके का व्यवहार स्पीकर के लिए करते हैं, वहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठे होते हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, कभी टेबल पे चढ़ जाना, कभी उनके सामने कागज़ फेंक देना, कभी अलग तरीके के रिमार्क्स करना, क्या वो शोभा देता है? एक सांसदों को शोभा देता है? और जिस तरीके का अभी एक्शन लिया जाना चाहिए, देखिए ज़रूरी है, अगर किया गया है कुछ, तो स्पीकर्स ने डिसाइड किया है, प्रिविलेज कमेटी के पास है, और प्रिविलेज कमेटी डिसाइड करेगी, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे क्या होना है। लेकिन ये एक तौर तरीका सभी सांसदों के लिए सीखना ज़रूरी है कि ना करें। राघव चड्ढा जी ने क्या किया,
एक अगर उन्होंने प्रस्ताव दिया है तो उसमें उन्होंने पहले ही बिना पूछे व्हिप जारी किया गया था पार्टी की तरफ से, सभी सांसदों का होना ज़रूरी है। वहाँ पर आपने बिना पूछे 5 सांसदों का नाम डाल दिया, क्या तरीका था? कम से कम पूछ लेते, परमिशन ले लेते, बिना डालते। ये क्या है? ये इलीगल है ना, ये झोलमाल है ना, ये आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं। एक मिनट सही कहा था ये वाला मुद्दा जो राघव वाला, कि जहां हम हमारे विधानसभा साथ की बात कर रहे हैं वंदना सिन्हा जी हैं, वहां आम पर आदमी पार्टी की तरफ से। एक मिनट आ रहा हूं, वंदना जी, बिना पूछे नाम क्यों डाला? उन्होंने नाम प्रपोज किया था। पहले तो एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। जिस तरीके से ये वेग एलिगेशंस या फिर जो आरोप लगाए, झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि ये नाम किसी के भी प्रपोज किए जा सकते, सेलेक्ट कमेटी को किसी के भी नाम प्रपोज किए जा सकते हैं, और वो नाम उन्होंने प्रपोज किया, दैट इज एज पर द रूल। उसमें कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यदि उसको गलत तरीके से आरोप, जो कि आज तक भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप के ही बलबूते पे आज पूरी की पूरी वो केंद्र में सरकार चला रही है, तो यदि ऐसे गलत आरोप लगाए जाएं तो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रोपेगेंडा है, जिसके तहत जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी थी, ऐसे ही गलत आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के राघव चड्ढा जी के खिलाफ भी वो प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं और उनकी सदस्यता रद्द करना चाहते हैं। ये उनका इंटेंशन बिल्कुल शुरुआत से ही क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं। मनीष हिंदवी जी हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मनीष जी, आपने बीजेपी को सुना, बीजेपी कह रही साहब मोशन था, एक तौर तरीका होता है, एक हाउस का डिसिप्लिन होता है, अगर विपक्ष उसको फॉलो नहीं करेगा तो एक्शन लिया जा रहा है, क्या गलत है? मनीष जी, डिसिप्लिन जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ रही सर, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये सदन है किस लिए? विपक्ष किस लिए है? लोकतंत्र की ताकत पक्ष में नहीं होती है, विपक्ष में होती है। विपक्ष का काम क्या है? मुद्दों को उठाना, अपनी बात रखना, और अगर आप सुनना नहीं चाहते, आपकी आदत नहीं है सुनने की, तो आप जब सुनना नहीं चाहते तो आप आवाज बंद कर देना चाहते हैं। और आप बंद कैसे करना चाहते हैं? आप सदन से ही हटा देना चाहते हैं। आप नई परंपराएं गढ़ रहे हैं। अभी आदरणीय आचार्य जी ने कहा कि 40 साल में उन्होंने जो नहीं सुना वो आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हटा देना चाहते हैं, आप कोई विपक्ष की आवाज ही नहीं रहने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप 2-2 घंटे जुमलोबाजी करते रहे, जैसे चुनावी रैली और में बातें करी जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं, वो आप सदन में बात रख रहे हैं तो ठीक है। माननीय अमित शाह जी झूठ बोलते हैं सदन में कि राष्ट्राध्यक्षों से बात करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया गया 23,000 बच्चों को लाने के लिए, तो वो ठीक है, वो जायज है। लेकिन अगर विपक्ष जीएसटी पर आवाज उठाएगा, मणिपुर पर आवाज उठाएगा, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये किस तरह का विपक्ष है? ये किस तरह का पक्ष है? ये किस तरह की लोकतंत्र है? हम क्या देख रहे हैं देश में? मनीष जी, मैं थोड़ा लार्जर बदलाव करना चाहते हैं। जो मर्यादा होती है सांसदों की, ठीक है, डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मानता हूं इस बात को, लेकिन एक आचरण भी तो होगा साहब। चेयर को भी तो हाउस चलाना है। अगर विपक्ष वो आचरण वाली लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो स्पीकर क्या करे? ऐसा है, अपनी बात कहने के लिए कई बार हम शेरो शायरी का प्रयोग करते हैं, कई बार उदाहरण देते हैं, और आपको अगर उदाहरण देना भी अमर्यादित आचरण लगने लगे तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अधीर रंजन चौधरी ने महाभारत का एग्जाम्पल दिया, धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। तो अगर उदाहरण कोट करना भी आपको अमर्यादित आचरण लगता है तो आप तय कर दो भाई कि कैसे बोलना है संसद में। आप बाहर एक क्लास लगवा दो कि नहीं साहब आप ये बात कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, आप इस रास्ते पर चलेंगे, आप सब बता दो ना। आप ये ठीक है, गौचका जी रिप्लाई कहा, भाई विपक्ष अगर हंगामा नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा, सरकार को आईना नहीं दिखाएगा, तो विपक्ष करेगा क्या? जी। तो मतलब अगर हंगामा करके ही बात रखी जाएगी, आप मर्यादित तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते, आप डिस्कशन पे नहीं आ सकते। आप लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ, उसी दिन से आप लोगों ने सिर्फ हंगामा किया, कहीं पर कोई काम नहीं होने दिया। आपने कहीं चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। आप मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर पे किस दिन मना कर दिया कि चर्चा नहीं करना चाहते? पहले दिन पीयूष गोयल जी ने और पटेल जी ने बोल दिया था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष आए, हम खुद चर्चा करना चाहते हैं।
उन्होंने खुद ने कहा, लेकिन उन्होंने मणिपुर पे चर्चा तो करनी है, लेकिन अपनी कंडीशंस के हिसाब से चर्चा नहीं करी, हंगामा करते रहे, सिर्फ और सिर्फ वॉकआउट करते रहे, शोर शराबा किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने सुना होगा, उसके बाद वो बंगाल में अपनी इकाई को संबोधित कर रहे थे, पोस्ट चेंज करते रहे। उन्होंने कहा साहब विपक्ष जानता था कि उसके पास नंबर नहीं है, इसलिए वॉकआउट कर गया। कहा मणिपुर पर भी मैं बोल रहा था, वो भी नहीं विपक्ष सुनना चाहता था, और दूसरा मणिपुर को लेकर सीरियस नहीं था विपक्ष। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश के लोगों को गुमराह करते रहे, और जो बात चर्चा हो रही थी अभी तमाम सांसदों को प्रिविलेज कमेटी में उनके प्रकरण को भेजने का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को समाप्त करके सदन चलाना चाहती है। वो चाहती है कि वो कोई भी आवाज ऐसी न रहे सदन के अंदर जो सरकार के खिलाफ मजबूती से बोल सके, सरकार के खिलाफ मजबूती से जनता की आवाज को सदन में रख सके। ऐसी आवाज को सरकार पार्लियामेंट से बाहर करना चाहती, और इसके तमाम उदाहरण। और मैं तो हतप्रभ रहा उस दिन, जिस दिन लोकसभा की एक दिन मैं कार्रवाई देख रहा था, जिस दिन दिल्ली सेवा बिल आ रहा था, प्रधानमंत्री जी नहीं थे सदन के अंदर, गृह मंत्री जी ने बिल पेश किया था, उस पर चर्चा हो रही। बिल पास होने की स्थिति पे रिंकू सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और उन्होंने बिल को फाड़ के फेंक दिया। मैं उनके कार्य को समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष जी बार बार मंत्री जी से कह रहे थे कि आप इनके खिलाफ प्रस्ताव लाओ, आप इनके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अरे सरकार प्रस्ताव देती तो लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करते, लेकिन कई बार लोकसभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि आप प्रस्ताव दो, आप प्रस्ताव दो, आप प्रस्ताव दो। ये पार्शियलिटी लोकसभा के अध्यक्ष को भी, सभापति के चेयर पे बैठने वाले किसी व्यक्ति को इस तरीके की पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। कोई विचार उसमें निर्णय होना चाहिए। ये आप समझिए, एक गरिमा है चेयर की। चेयर पर सवाल चेयर पर सवाल उठाना मुझे लगता है ये गलत है। रोचका जी रिप्लाई कर दीजिए। आप उसकी प्रोसीडिंग पूरी देखेंगे। ठीक है, मैं था, लेकिन आप चेयर पर सवाल नहीं उठा रहे। ये एक रूलिंग होती है। रोचका जी रिप्लाई कर दीजिए। प्रोसीडिंग देखेंगे तो आप उसको पूरी एक गरिमा है, एक चेयर की गरिमा होती है। मैंने जो अभी पहले कहा, जो मैंने पहले कहा कि चेयर की गरिमा होती है, क्या आप नेता सदन का, आप गृह मंत्री का, आप स्पीकर का, आप उपराष्ट्रपति का किसी का सम्मान नहीं करेंगे? लोगों के बीच में शांति। रजत जी, ऐसे नहीं बात हो सकती, ऐसे बात नहीं हो सकती रजत जी। पांडे जी, एक बार आपने जो सवाल उठाया, एक बार बात नहीं हो सकती। रोचका जी उसका रिप्लाई कर रही है। रोचका जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। इस तरह से बात नहीं हो सकती। मैम आप बोलिए ना, आपका समय, आप क्यों नहीं बोल रही? देखिए, एक चेयर की आप रजत, आप जरा पांडे जी जरा शांत रहिए, जरा शांत रहिए, बोलने दीजिए। एक अगर ओवरलैप करेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। चेयर की गरिमा होती है, संसद है, कोई एक सड़क पे आप राह चलते लोगों से बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी एक के ऊपर एक झगड़ा करना शुरू कर देंगे। संसद में एक मर्यादा, एक गरिमा रखनी पड़ती है, ना सिर्फ अपने आप की, अपने सांसद पद की, और उस चेयर की भी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। स्पीकर हैं वहां पर उपराष्ट्रपति हैं, नेता सदन है, गृह मंत्री हैं, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। कल वहीं उसी जगह पे कल कोई आपका बंदा भी हो सकता है। क्या उसी तरीके का व्यवहार अगर आपके किसी बंदे के साथ किया जाएगा वो सही रहेगा क्या? कम से कम उतनी पद की गरिमा तो रखिए। और किस बात की झूठ बोल रहे हैं? और कौन से आपको बड़ा स्पीकर चाहिए? कौन सा बड़ा स्पीकर है आपका? कौन सा बड़ा स्पीकर है मुझे ये बताइए। विपक्ष में राजीव गांधी जी बोलने आए, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी बोलने आए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। पांडे जी विपक्ष की तरफ से राहुल जी बोलने आए, क्या करा राहुल जी ने? क्या करा अपना? नहीं, आप ये बताइए राहुल जी ने क्या करा? राहुल जी अपने जोड़ों के दर्द की बात कर रहे थे, मेरा ये दर्द, मेरा वो दर्द। उन्होंने मणिपुर में कितना बोल दिया ये बताइए मुझे। समस्या को रखे आप मणिपुर जल रहा है, 3 महीने से लगातार जल रहा है। मुझे पांडे जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पांडे जी मैं बात कर सकती हूँ? पांडे जी, रजत जी इस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। मणिपुर की अगर बात कर रहे हैं, मणिपुर में पहले दिन से बात हो रही थी और राहुल जी खड़े हो गए बोलने के लिए। राहुल जी ने कितना बोल दिया मणिपुर के बारे में, अपने जोड़ों के दर्द में, अपने सिर के दर्द में, और अपनी कहानियां लेके बैठे हुए थे ये संसद में। मनीष जी रिप्लाई कर दीजिए। उसके लिए बातें करने वाली होती है। मनीष जी रिप्लाई कर दीजिए। रोचका जी कह रही है जब मणिपुर पर बोलना था तो राहुल गांधी जी ने कितना बोल दिया वो बोल रहे हैं। मनीष जी
राहुल जी ने बोला, खुलकर बोला, ये सुनना ही नहीं चाहते गए तो क्या थे, किया अरे जाएगा? गए थे आप लोग ना, वहां पर कितनी बार होके गए आए मणिपुर? थे, तो राहुल गांधी बैठते 2 बार ना। मणिपुर गए, उन्होंने जब अपनी वहां पर होके आए थे, परेशानियां शेयर किया डिस्कस वहां पर। करते ना, उन्होंने कहा कि वहां विपक्ष जाकर के साथ, वहां की महिलाएं क्या सरकार फील के कर रही है, साथ। वहां के जनजाति के लोग क्या फील कर रहे अच्छा नहीं लगा। हैं। जब ये 3 सुनना ही महीने नहीं से चाहते तो चल बात रहा क्या करनी फिर? डिस्कस करते आके, ये अपनी परेशानियां पहले दिन बताते से आके कि ये पहले दिन से परेशानियां किस वहां बात पर फेस आप करनी ये पड़ रही है बताइए लोगों की, आप रजत लोगों जी ने की पहले walkout दिन कर से लिया। क्या बात हो रही थी? फायदा क्या हुआ? विपक्ष यही तो कह रहा था कि हम 267 रूल के तहत अरे गोल लंबा पोस्ट क्यों डिस्कशन चेंज करते हैं मणिपुर आप पर लोग? करना चाहते हैं गोल पोस्ट और चेंज इन्होंने करने से जबरिया फायदा क्या किया क्या कि है? नहीं चर्चा हम करनी है, 176 के चर्चा तहत छोटा करिए। डिस्कशन करेंगे। बीजेपी एक्चुअली कभी चर्चा ये मणिपुर पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। विपक्ष ठीक तो है, कह रहा आप था कि लोगों ने कहा कि 267 के हमें तहत 267 आप बहस करिए। करवाती आई है, ठीक है, 267 क्यों नहीं करिए। किया आपने? यही वो 267 में अगर आपको चर्चा करनी है, उसमें किस रूल में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पहले आके बोलेंगे, ये बता दीजिए मुझे। कौन से नियम में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पहले बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी पहले बोलेंगे, ये कौन से नियम में लिखा हुआ है 267 में? और जब ये कहा गया कि 176 अरे प्रधानमंत्री जी तो मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या बात कर रही है? अभी तो मुख्यमंत्री मणिपुर जा रहे हैं, बोल रहे हैं। थोड़ा एक कदम आगे जब मणिपुर चल रहा था, रोचका जी, ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, आ रहा हूं एक मिनट रोचका जी, आपने पीडीटी आचार्य जी को सुना होगा। ये अब सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए रोचका जी, रोचका जी सवाल तो सुन लीजिए। मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं उससे, मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। देखिए सस्पेंशन ठीक है, आपने कहा साहब मर्यादा नहीं है, किसी ने बिल फाड़ा, किसी की लैंग्वेज आपको लगता है अनपार्लियामेंट्री, हालांकि वो एक्सपंज हो जाती है, ऑन रिकॉर्ड नहीं जाती, लेकिन आप सस्पेंड कर दीजिए और मामला प्रिविलेज में डाल दीजिए कि जब तक प्रिविलेज कमेटी की तरफ से ओके नहीं आएगा हम नहीं रखेंगे। ये कहां तक जायज है? तब तो मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल क्लासरूम की तरह चले, विपक्ष आए, बैठे, चुपचाप बाहर चला जाए, ज्यादा से ज्यादा वॉकआउट कर दे। कैसे बोलेगा आदमी? 40 साल में पीडीटी आचार्य जी कह रहे थे कि कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को सस्पेंड किया हो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के लिए, जो कि एक्सपंज हो चुकी है, और उसके बाद मामला प्रिविलेज में भेज दिया। 40 साल में इस तरीके का विपक्ष भी नहीं रहा जिसने प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की या स्पीकर की। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट सुनने दीजिए, मनीष जी एक मिनट सुनने दीजिए। जिस तरीके का व्यवहार आजकल किया जाता है वो भी कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों ऐसे रहे हैं कि जब जरूरत हुई है तो एक दूसरे का समर्थन किया है, चलिए इंडिविजुअल आता हूँ। अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े रहे हैं देश के लिए। ठीक है रोचका जी, इंडिविजुअल आते हैं। राघव चड्ढा मैं मानता हूं, चलिए 5 नाम उन्होंने प्रपोज किए, साइन को लेकर डाउट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। संजय सिंह मोशन लेके आए क्योंकि वो वेल में आए थे, एग्री। अधीर रंजन चौधरी जी का क्या मामला था जो प्रिविलेज में गया, बताइए। क्या जो तरीके की, मैं तो जो वो बात बोली है मैं बोलना भी नहीं चाहती, जिस तरीके की भाषा वो उपयोग कर रहे थे, क्या वो मर्यादित थी? क्या आप अपने घर में उस तरीके की भाषा उपयोग करेंगे? अपने छोटों से बड़ों से जिस तरीके की भाषा, और बात में बीच एक में मनीष जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक में बंदा जी आ रहा हूं, एक में बंदा जी, उनकी तो पार्टी नहीं, उनकी तो पार्टी ने उन तक को टाइम नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। उन्हें खुद को नहीं पता था, पार्टी को कन्विंस नहीं थी पार्टी के वो सेंसफुल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उनको तो रिक्वेस्ट करने के बाद स्पीकर जी ने एक्स्ट्रा टाइम दिया बोलने के लिए, वो क्या बोले? सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, गुड़ का गोबर कर दिया। अरे अपॉर्चुनिटी थी राहुल जी के पास भी, अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी थी, और राहुल जी बोले, क्या बोले राहुल जी? उन्होंने ये तक तो बोला नहीं कि मैं इस जो प्रस्ताव आया है या अविश्वास प्रस्ताव है उसको सहमति देता हूं या उसका खंडन करता हूं, उन्होंने ये तक तो बोला नहीं। अपनी कहानी सुनाई, अपने जोड़ों का दर्द बताया, उठ के चले गए। रही बात उस दिन फाइनल उसकी, जस्ट प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर बात कर रहे हैं, इतना धैर्य, इतनी पेशेंस, इतनी टॉलरेंस तो रखनी चाहिए कि आपका नेता सदन पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रधानमंत्री, जिसके बारे में पूरा देश विदेश में जितनी चर्चाएं हो रहे, और देशों के प्रधानमंत्री अध्यक्ष आके उनके पैर छूते हैं, बॉस कहते हैं, इज्जत देते हैं, आप उन्हीं की स्पीच के टाइम पे वॉकआउट कर जाते हैं। आप में इतनी भी धैर्य नहीं था कि उनकी आगे बात सुन लेते। पहले दिन से आप लोग गोल पोस्ट चेंज कर रहे होते, एक्शन की बात कर रहे होते। कभी दो चीजें, क्या अधीर रंजन दादा को कांग्रेस पार्टी में जो समय अलॉट होता है पार्टी वाइज पार्टी, क्या आपने उनका नाम लिखकर नहीं दिया था? पहला सवाल जो रोचका जी ने। दूसरा, वो कह रहे साहब अनाप शनाप टिप्पणी आप प्राइम मिनिस्टर पर करेंगे, क्यों कोई आदमी मानेगा आपकी बात? और तीसरा कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और चाहते थे कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले, तो 1 घंटे के बाद ही विपक्ष ने वॉकआउट क्यों कर दिया? प्राइम मिनिस्टर तो बोले मणिपुर पर, खुलकर बोले।
देखिए, तीनों सवालों के क्रम से जवाब, पहली बात रोजगार जी की बात से इन्होंने खसारा जवाब खुद दे दिया है कि सारे लोग इनको बॉस मानते हैं, इनके प्रधानमंत्री को अगर बॉस नहीं मानेंगे अगर आप, तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। आप उनको बॉस मानिए, आप उनकी बातों में सहमति, उनके पैर छुइए, विदेश की बात हो रही है, विदेश की भूमिका का विदेश कोई की निर्वहन बात मत हो रही करिए है। भाई। अभी अरे अभी आपको ये ऑन समझ रिकॉर्ड में है नहीं आया, आप, आपने और बॉस आप लाइव बोल बोल तो रही है, अगर आप लाइव करते बोल हैं तो रही वो है। सिर्फ हमारे अरे अब तो प्रधानमंत्री की अपनी इज्जत बात पर नहीं है, रहिए, वो हमारे देश की इज्जत है। आप अपनी अपने बात पर देश रहिए। की आपने इज्जत कहा है आपने वो। बॉस शब्द का इस्तेमाल और किया, मैंने ये कहा अरे आप विदेश लाइव में। हैं। आप लोग नहीं मानते, मैं जानती हूँ आप लोग नहीं मानते। विपक्ष तो मानता ही नहीं है कुछ भी, विपक्ष तो किसी को कुछ नहीं मानता। 140 करोड़ की जनता ने जिसको वोट करके चाहते हैं कि लेके बॉस आए, को अगर पसंद आए बनाया है, तो आप बात लोग रखी उन्हीं को जाएगी, नहीं मानते। वरना नहीं और रखी उसका जाएगी। नतीजा क्या हुआ? रजत जी, बात आप तो लोगों यही ने हुई पहले ना। 14 में हारे, आप लोग 19 रजत जी, में बात तो हारे, यही आप हुई लोग ना। अभी 24 में फिर हारेंगे। फायदा क्या होगा? ठीक है, आ रहा हूं एक बार वंदना जी। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, देखिए, हम वंदना जी, परवाह नहीं आ रहा करते। हूं, एक में मनीष जा रहा हूं, वंदना जी है, वंदना जी, ये विपक्ष है। जो आचरण है विपक्ष का, बात उठाते उसके ऊपर भी कुछ कई नहीं सारे होने सवाल। वाला। जब कहा गया था राज्यसभा में वेल रजत मत जी, बताइए, एक आखिरी तो बात। संजय सिंह जी वेल में क्यों गए? क्या जरूरत थी ये प्रपोज करने की? आप चेयर के चैम्बर में जा सकते थे या उपसभापति जी के पास जा सकते थे, कहते साहब इसको सेलेक्ट पे भेज दिए। कई बिल ऐसे होते हैं जहां विपक्ष खड़ा होता है, कहता है साहब सेलेक्ट में भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। ये हमने पहली बार सुना कि साहब एक आदमी ने कहा हमने तो ये 8 लोग प्रपोज कर दिए। मैंने पहले कभी नहीं सुना, आपने सुना हो तो बताइए। इससे पहले कभी हुआ हो कि किसी सांसद ने खड़े होकर कहा हो कि मैं ये कमेटी प्रपोज करता हूं? मैं सिग्नेचर पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। जिन लोगों ने अविश्वास जाहिर किया उस पर आप कैसे किसी और का नाम डाल सकते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब ये कमेटी बननी है? बताइए। अगर पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, तो प्लीज बताइए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो भाषा और जो आचरण है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे विपक्ष को है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसे डेकोरम को मेंटेन करने के लिए कंपल्शन नहीं है। बाकी सारे मेंटेन करेंगे, चाहे उनके सांसद खड़े होकर किसी के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स करें या उनकी सांसद खड़े होकर भरे सभा में किसी को यह कह दे कि ईडी उनके घर पे आ जाएगा, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मेरे सवाल पर आइए जो मैंने पूछा है। नहीं, अभी रोचिका जी ने खुद ही बोला कि प्राइम मिनिस्टर। फिर आप रोचिका भी, वंदना जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा ना, आप उसका सीधे सीधे जवाब दिया, कहिए साहब उत्तर नहीं है मेरे पास। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा है, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। अब बात आती है सेलेक्ट कमेटी की। सेलेक्ट कमेटी में यदि नाम प्रपोज किया गया है, उसमें जिस तरीके का वेग एलिगेशन लग रहा है, सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रपोज करना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। कब हुआ ऐसा? एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। कब ऐसा हुआ कि एक एमपी ने खड़े होकर कहा कि नहीं साहब हमको ये वाली सेलेक्ट कमेटी दे दीजिए? कब हुआ बताइए? क्या ये सारी चीजें पहली बार नहीं? आज जो भारतीय जनता पार्टी, आप नहीं वंदना जी, आप बताइए ना पहले कब ऐसा हुआ जब एक एमपी ने प्रपोज करी हो कमेटी? भारतीय जनता पार्टी प्रपोज करता है कि सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। एमपी कब प्रपोज करता है कि इस वाली कमेटी भेजिए, ये मेंबर बना दीजिए? ये सिर्फ और सिर्फ विशेषाधिकार चेयर का होता है, एमपी का नहीं होता है। नहीं, भारतीय आज कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में नाम भेजे जा रहे हैं। अभी आचार्य जी ने आपको एक्सप्लेन किया यहीं पे कि ये किस विशेषाधिकार पे भेजे जाते हैं। एक के बाद एक यहाँ पे उस प्रेसिडेंट को सही मानता हूँ। जो आचार्य जी ने बात कही 40 साल में नहीं हुआ है, मैं उसको प्रिविलेज वाले मामले को सही मानता हूँ। वंदना जी थोड़ा भटकाई मत, बिल्कुल पॉइंट पे। मैं उस पॉइंट पर आपके साथ, मैं उस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा हूँ कि कब किसी एमपी ने कहा हो कि मुझको ये वाली स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी दे रही है और ये उसके मेंबर होंगे? इसका एक एग्जांपल बताइए। इसमें क्यों ना दे? यदि उन्होंने कोई सिग्नेचर, उन्होंने सिर्फ नाम प्रपोज किया था, नाम प्रपोज करने में कोई कहीं से भी गलत नहीं है। और यदि कोई काम भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर ले तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। करने से पहले आज एक के बाद पहले संजय सिंह, राघव चड्ढा, उसके बाद एक के बाद एक एमपी आज निलंबित होते चले गए। उनका नाम कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में भेजा गया। वाला एक तो मामला गलत है और ये कह रही, हालांकि इस बात से मैं इनकी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये एक विशेषाधिकार चेयर का होता है दोनों तरफ के हाउसेस का। नहीं, ये नाम जो होता है वो पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, अपनी पार्टी के मेंबर्स का। क्या साहब आप इनको रख लीजिए कमेटी में, लेकिन कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे ये एक विशेषाधिकार चेयर का होता है। रोचिका अग्रवाल जी, आप ये बताइए, एक मिनट वंदना जी आ रहा हूं, वंदना जी एक मिनट आ रहा हूं। रोचिका जी, आप चेयर के, आप पक्ष में जो लोग हैं, जो पक्ष में हैं, सरकार में हैं, जो पार्टी के साथ हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं, पार्टी ने विप जारी किया था, सभी सांसदों का उस दिन वहां पर होना जरूरी था।
और अगर इसलिए जारी किया है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ कौन कौन है। आप जो सरकार के साथ लोग हैं उन्हीं के नाम आप उसमें डाल दोगे। प्रस्ताव आपने नाम डाले, आपने प्रपोज करे, क्या आप लोगों ने उनसे परमिशन ली थी कि हम आपका नाम प्रपोज कर रहे हैं, हम आपका नाम डाल रहे हैं? अनुमति लिए बिना कुछ भी करते रहेंगे? किस रूल में लिखा कि आप नाम प्रपोज नहीं कर सकते? अरे तो पूछ तो लेते एक बार, नाम प्रपोज किया गया है, एलिगेशन पूछा आप लोगों ने, गलत है। पूछा आप लोगों ने उनसे परमिशन ली? नाम सिर्फ भाई, प्रपोज अगर किया गया है। मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मानी जी, मैंने आपकी सारी बात मान ली। जनता पार्टी की क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी रही है? क्या उन्होंने? और रही बात संजय सिंह जी की, रही बात इनकी पार्टी के संजय सिंह जी की, आज बात उन्होंने सिग्नेचर की थी। संजय सिंह जी कहीं कोई भी नहीं है। पहली बार तो उसके ऑफेंडर तो है नहीं। संजय सिंह रेगुलर ऑफेंडर है, बार बार वो यही करते हैं, कभी टेबल पर चढ़ जाते हैं, कभी हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, कागज उठा उठा के फेंकते हैं, वो तो रेगुलर ऑफेंडर है। तो इसलिए उनके बारे में तो क्या कहा जाए। और उनके साथ इस तरीके का एक्शन अगर हुआ है तो वो भी चेयर ने ही डिसाइड किया है, सरकार सिर्फ कह सकती है कि भाई क्या गया एक्शन। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार किसी निधि पांडे के पास समाजवादी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। पांडे जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये इंडिया नहीं है, ये जो गठबंधन है ये घमंडिया है। देखिए रजत जी, प्रधानमंत्री जी जब इसकी पहली बैठक हुई थी पटना के अंदर विपक्षी दलों की, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अलायंस हो ही नहीं सकता, गठबंधन बनता, ये केवल बैठक है। लेकिन जब 26 दलों की दूसरी बैठक हुई कर्नाटक के अंदर, तो जिस तरीके से बेचैनी बढ़ी भारतीय जनता पार्टी में, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय गृह मंत्री जी में, कि अचानक 38 दलों की बैठक के बुलानी पड़ी कि साहब हमारे साथ 38 दल है, जिसमें 22 दल ऐसे कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के, जिसके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। एक खड़बड़ी, एक डर विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के बाद इनके अंदर पैदा। विपक्षी दलों का अलायंस सिर्फ इस देश के नौजवानों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, बढ़ती बेरोजगारी पे लगाम लगाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए एक विपक्षी अलायंस बना, जो 2024 में उस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पे, पकौड़ा तलने को, जिस भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए रोजगार बताती है, उस भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो कम से कम पीएम साहब को सुन तो लेते आप लोग, क्यों वॉकआउट किया आपने? क्या डर था इस बात का कि आंकड़े पूरे नहीं होंगे? क्योंकि भाषण के बाद वोटिंग होती तो आंकड़े आ जाते। रजत जी आ रहा हूं मैं, एक मिनट। रजत जी, इन्होंने इसलिए इंतजार नहीं किया। हाँ जी बताइए रोचका जी, बताइए। रजत जी सवाल मुझसे आ रहा हूं, एक मिनट। रोचका जी जवाब दीजिए। इन्होंने इसलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि इन्हें खुद को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि जितने भी ये अलायंस, जो अभी कहा ना अभी पांडे जी ने कि INDIA बन गया, उससे सबको परेशानी। अरे आप लोगों ने किससे डर के ये INDIA का अलायंस बनाया था? आप ये पहले बता दीजिए। कोई NDA नहीं डरा है, ये आप लोगों का डर है, जिसकी वजह से आप लोग जितने भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण वाले जितने हैं सारे एक साथ जुड़े हैं। ये प्रधानमंत्री जी के NDA के भाजपा सरकार से डर के बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, ये अलायंस टूटेगा कैसे नहीं? आप लोगों को एक शर्त पे ब्लैकमेलिंग करके तो केजरीवाल जी को वापस आके जुड़े हैं कि भाई पहले अविश्वास प्रस्ताव पे हमारा समर्थन, हमारे साथ रहोगे तब तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। INDIA नाम जो रखा उस पे ही आप लोगों के क्लैश हो गया कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद से जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, लेग पुलिंग जो हो रही है, सारा का सारा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस ले रही है। आपके पास सीटें हैं नहीं बाकी नेता दलों के पास, तो फिर किसका होगा वर्चस्व? होगा वो वर्चस्व होगा कांग्रेस पार्टी का। तो UPA का जो नाम बदल के आप लोगों ने एक इंडिया अलायंस जो रखा है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, उस वक्त कोई सरोकार नहीं है, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। रही बात वॉकआउट करने की, वो इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि मनीष जी देखिए, भाषा की मर्यादा को प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं रखा। आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान याद कर लीजिए, उन्होंने कभी नहीं रखा भाषा की मर्यादा को। मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, मैं 5 लोग सस्पेंड किए गए, मैं 5 पर बात करना चाहूंगा, बस 1 मिनट का समय लूंगा आपका। संजय सिंह को सस्पेंड किया गया, कहा गया इनडेकोरस बिहेवियर। वीरेंद्र सिंह मस्त बाहें चढ़ाकर
मारने के लिए दौड़ते हैं अधीर रंजन चौधरी को, वो डेकोरस बिहेवियर है, वो डेकोरस बिहेवियर है। राघव चड्डा नाम प्रपोज करते हैं, आप एक्सपंज कर दीजिए। ये जो वीरेंद्र सिंह मस्त वाला मामला था, उसमें अगर आपने वो प्रोसीडिंग, क्योंकि मैं था उस वक्त हाउस में मौजूद, स्पीकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगने के लिए कहा था और उन्होंने माफी भी मांगी थी। सवाल इस बात का है कि आप उनके बिहेवियर को तुरंत माफ करते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं, और अधीर जी एक एग्जांपल केवल कोट करते हैं और आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। माफी मांगी अधीर रंजन चौधरी ने एक उदाहरण ही तो दिया था। जी ने माफी मांगी, क्या गलत कहा था? हमारे देश का एक हिस्सा 3 महीने से जल रहा है, प्रधानमंत्री के पास उस पर बात करने के लिए समय नहीं है, वहां जाने के लिए समय नहीं है, तो अगर धृतराष्ट्र आप उसे तोड़ने की बात करेंगे, दे दिया तो आप गलत उसे क्या तोड़ने किया की बात उसने? करेंगे, तोड़ने की बात आप कर रही हैं, हम क्यों करेंगे? करेंगे? हमने तो रजत हमेशा जी, जोड़ने तो की बात ये करी तो है। वो विपक्ष है, ये तो वो विपक्ष है जो कहता है मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ गया है, जो कश्मीर के लिए रेफरेंडम लेके जाते हैं। ये INDI ये जो तोड़ा है ना इन लोगों ने, इंडिया को तोड़ने के जो सोचने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जल रहा है, ये वो है प्रधानमंत्री जो विदेशों में बार घूम शोर रहे हैं, मचा उस मचा पर के कहिए, मणिपुर उस को पर तोड़ने की बात बात करें। करते हैं, कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं। 4 मई की घटना थी जब 2 औरतों को निर्वस्त्र घुमाया गया वहां पर, और जब तक वो वीडियो बाहर नहीं आया आपकी सरकार ने ठीक है, उस पर नहीं बहस जारी रहेगी, लेकिन पर बात मानसून करिए। सत्र जो था बड़ा रोचक था, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज के लिए इतना ही। देश का सवाल में आप सभी आए, बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि समझे कि मामला क्या है। दरअसल सवाल इस बात पर है कि जो प्रिविलेज में मामला भेजा जा रहा है वो कहां तक सही है। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कहां जाएगा? संसद में विपक्ष सरकार को आईना नहीं दिखाएगा तो विपक्ष कहां तक बाहर सवाल उठाएगा? लेकिन एक बात यह भी है कि विपक्ष और विपक्षी सांसदों को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए देखते रहिए।